नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग अभी तक 2.11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2.12 की बात करेंगे। और दोस्तों, हम लोग 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 20वें क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, तीन आवेश चित्रानुसार, ये चित्र दिखाया गया आपको, बन के आएगा एग्जाम में। ठीक है, चित्रानुसार एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु बोल दिया मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, और वो खुद ही कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई है ए, ये भुजा ए लंबाई की है, ये भुजा भी ए लंबाई की होगी और ये भुजा भी ए लंबाई की होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पर रखे हैं। ठीक है, तीन कोने होंगे, तीनों कोनों पर आवेश रखे हैं। कौन कौन से आवेश रखे हैं? माइनस क्यू और +2q। ठीक, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर का नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन मिस हो गया था, तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण तो हम बाद में निकालेंगे ना दोस्तों। पहले तो हमने ये सीखा है कि द्विध्रुव बनने के लिए क्या चाहिए होता है, दो आवेश होने चाहिए, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे होने चाहिए और दोनों परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत होने चाहिए। मतलब अगर एक आवेश प्लस का 10 कूलाम है तो दूसरा भी माइनस का 10 कूलाम होना ही चाहिए। ठीक है, ओके यहां पे आइए देखते हैं कितने द्विध्रुव बन रहे हैं। ठीक है, पहला द्विध्रुव बन रहा है -q और अच्छा दोस्तों देखिए यहां पे +2q लिखा है, तो क्या मैं +2q को ऐसा लिख सकता हूं, +q मतलब आप समझे, ये दोनों ही आवेश +q कहां पर रखे हैं, इस पॉइंट पे रखे हैं। ये दोनों ही आवेश +q इस पॉइंट पर रखे हैं। ठीक है, तो दो द्विध्रुव बनेंगे। पहला द्विध्रुव होगा -q +q का, ठीक है, दूसरा द्विध्रुव होगा -q और +q का। सिंपल, तो यहां पे दो डाइपोल बनेंगे, पहला डाइपोल इसका इसके साथ, दूसरा डाइपोल इसका इसके साथ। ठीक है, अब द्विध्रुव बन गया तो द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा होती है, हम लोग वो जानेंगे पहले। ठीक है, आइए पहले इस वाले आवेश को देखिए, इस वाले आवेश को देखिए, ये दोनों क्या एक द्विध्रुव बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर है, प्रकृति में विपरीत है और दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी है, ए के बराबर। ठीक, ओके, ये द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा किधर से किधर होती है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है और उस लाइन के अलॉन्ग होती है, उस रेखा के अनुदिश होती है, जो रेखा दोनों आवेशों को मिला रही है। तो दोस्तों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ये, तो इसी रेखा की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी और माइनस चार्ज से +q चार्ज तक होगी। ठीक है, तो यानी इधर की ओर होगी। ये हमने बोल दिया P1। द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहला है इसलिए P1। ठीक, ओके, अब देखिए दूसरा डाइपोल बन रहा है -q और +q का, इसका इसके साथ बन रहा है या इसका इसी के साथ, देख लीजिए इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी किधर होगा? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, नीचे की ओर होगा। ये हमने डाउनवर्ड बना दिया। ठीक है, ओके, अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ये P1 P2 दोनों क्या है, दोनों द्विध्रुव आघूर्ण है और दोनों ही द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इनकी दिशाएं होंगी, ये दोनों वेक्टर हैं। आपने दो वेक्टर को जोड़ना सीखा हुआ है, आप जानते हैं कि दो वेक्टर को कैसे कंबाइन करना है, कैसे कपल करना है। ठीक है, 11वीं क्लास की चीज है। ठीक, r² = p² + q² + 2pq cos थीटा, जहां थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो सारे कोण 60-60 के होंगे, सारी भुजाएं बराबर होगी। और जब ये कोण 60 का है तो ये कोण भी काहे का कितना होगा? 60 का ही तो होगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके, तो ये 60 का हो गया। चलिए, अब यहाँ पे हमें P1 और P2 के मान पता है, सिंपली निकाल लेंगे। हम जानते हैं भाई P1 कितना होता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोस्तों, वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो P1 = कितना हो जाएगा? दोनों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, Q इंटू दोनों के बीच की दूरी A, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए इसी तरह से सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, P2 = कितना हो जाएगा? Q इंटू A, सेकेंड। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं इनका परिणामी, तो लिखेंगे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P। तो P² = 1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। यहां पे थीटा 60 है। ठीक है, तो
यहाँ पे हम डायरेक्ट चलिए अच्छा पहले थीटा लिख देते हैं, बाद में हमको पता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है थीटा। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स P1 और P2 के बीच का एंगल 60 है तो हम 60 पुट करेंगे। ठीक है, चलिए वो काम हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए P1 की वैल्यू रखिए Q इंटू ए, और QA का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। यहाँ P2 की वैल्यू रखिए QA, इसका स्क्वायर हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 और P1 P2 दोनों को स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा Q स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर A स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे हम लोग cos 60 डिग्री। चलिए भाई अब इसको ऐड कर लेते हैं, कुछ बचा नहीं है, ये हो गया Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर A स्क्वायर, और ये cos 60 कितना होता है, cos 60 होगा 1/2 है ना। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 से 2। ठीक है, कितना बन गया, ये बन गया 1 1 1 मिलके 3 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया P स्क्वायर। अब यहां से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू √3 Q इंटू ए। चलिए तो यही आंसर है दोस्तों, बस इतना आएगा। ठीक है, इसी तरह के कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, आपको ऐसा भी दे सकता है, एक चतुर्भुज बना के भी दे सकता है, एक आयत, एक वर्ग, कुछ भी बना के दे सकता है। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा, यानी टोटल द्विध्रुव आघूर्ण, कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो सेम प्रोसीजर करना है आपको, बस इतना देखना है कितने डाइपोल बन रहे हैं, सबको अलग अलग सबका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल के P1 P2 P3 बोल देंगे, और लास्ट में फिर उनको स्टेप बाय स्टेप दो को कपल करते हुए चले जाएंगे, और फाइनल आपका द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का टाइप अच्छा है इसलिए बोल रहा हूं। तो दोस्तों हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें बोल क्या रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं 1 इंटू 10 की पावर -6, आप इसको 10 की पावर -6 यानी 1 माइक्रोकुलाम ही बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में प्लस का 1 माइक्रोकुलाम और माइनस का 1 माइक्रोकुलाम, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों 1 माइक्रोकुलाम किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम के। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज तो लिखी है ना कि 10 की पावर -6 या इसके आगे इंटू में 1 लगा दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो प्लस का 1 माइक्रोकुलाम माइनस का 1 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है, मतलब आपको आवेश दे रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। अब आप समझ जाइए, दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं, प्रकृति में विपरीत हैं, दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी है, इसका मतलब दोनों मिलके एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। ठीक है, और द्विध्रुव बनेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, यह वैद्युत द्विध्रुव कितना 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी वैद्युत क्षेत्र का मान भी दे रखा है। ठीक है, ओके, अब देखिए आपको ज्ञात करनी है टोटल 4 चीजें। पहला, द्विध्रुव पर क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल युग्म। ठीक है, पहला। दूसरा, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। तीसरा, द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति में 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा। चौथा, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक कार्य। दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाए थे यहाँ पे। देखिए अब इसमें पहला वाला हम लोग पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। द्विध्रुव पर क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बलयुग्म, भैया बलयुग्म आघूर्ण कहें या बलयुग्म, मतलब बलयुग्म आघूर्ण की बात हो रही है। आप चाहे यहाँ पे क्वेश्चन में इतना ही लिखा था, आप यहाँ आघूर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण। ठीक, तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण का मान कितना होता है, टाउ बराबर P/E sin थीटा। ठीक है, ये होता है। ठीक, लेकिन ये तो इसका मान होता है ना, ये क्या बोल रहा है, ये अधिकतम की बात कर रहा है। अब आप समझ जाइए भाई, बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, बल आघूर्ण अधिकतम तब होगा जब साइन थीटा का मान अधिकतम हो। ठीक है, क्योंकि एक बार द्विध्रुव बन गया तो P फिक्स हो गया, क्योंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। जब द्विध्रुव बन गया है तो ना आवेशों के बीच की दूरी घटे बढ़ेगी, ना आवेशों के परिमाण बदलेंगे। तो अगर एक बार द्विध्रुव बन गया तो द्विध्रुव आघूर्ण P का मान फिक्स हो गया। ठीक है, और जिस वैद्युत क्षेत्र में आपने उसे रखा है वो भी नहीं बदले गया। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं बदल रहा है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बदल रहा है, तो P और E तो कांस्टेंट हो गए, वैरी कौन करेगा, साइन थीटा। जब साइन थीटा अधिकतम होगा तो टाउ का मान अधिकतम, जब वो न्यूनतम तो टाउ का मान न्यूनतम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टाउ मैक्स पूछ रहा है तो हम यहाँ पे टाउ मैक्स मतलब अधिकतम मान निकालेंगे। कितना आएगा, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1, तो ये बन जाएगा टाउ इक्वल P इंटू ई। ठीक, अब आपको ले दे के केवल ये चीज सॉल्व करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, केवल कैलकुलेशन है बस। ठीक है, P, अब P नहीं पता है तो क्या करेंगे,
दोस्तों यहाँ P नहीं पता है तो कोई बात नहीं, P बराबर कितना होता है, Q इंटू 12 होता है ना, ये रख दिया, E बाहर हो गया, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है, कि P इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, Q इंटू 12, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर -6 इंटू 12, 12 कितना है, 12 ये रहा, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी। लेकिन दोस्तों ये 2 सेंटीमीटर है, मुझे एमकेएस में लेना है, एमकेएस में लेना है, क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलिए यहां पुट कर देते हैं 10⁵ अब इसको कैलकुलेट करना है, केवल इतना सा काम बचा हुआ है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल 2 इंटू 10⁻6 और -6 और -2 -8 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। और ये मात्रा क्या होगा, इसका टाउ है, बलागुण है, मतलब बलागुण कोई भी हो, मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो अब पहला वाला पार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, ठीक, चलिए इसको मैं रफ करता हूं। सेकंड पार्ट, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में, स्थायी संतुलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्थायी संतुलन का मतलब होता है कि द्विध्रुव बिल्कुल ऐसे हो जाए, द्विध्रुव ऐसी स्थिति में आ जाए कि P और E के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0, क्योंकि P और E के बीच का एंगल हो जाएगा 0, तो साइन 0 0 और पूरा टाउ 0, यानी कि स्थायी संतुलन की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब द्विध्रुव पर वाय क्षेत्र द्वारा कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा होता है, ठीक है। यानी अगर ये द्विध्रुव ऐसे हो जाएगा तो ये जो P एरो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ना जाके वो ऐसे जाएगा, P भी इस डायरेक्शन में है, E भी इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, एंगल 0 हो जाएगा, वही स्थायी संतुलन की अवस्था है। और इसका जस्ट रिवर्स अस्थायी संतुलन की अवस्था क्या होती है, जब थीटा इक्वल 180 हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान किसी भी ओरिएंटेशन में, किसी भी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, U इज इक्वल टू -P डॉट E, ठीक है। और आप इसे ओपन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा PE cos थीटा, ठीक है। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये जो एनर्जी है वो अट्रैक्शन की है, एक्चुअली ये रिस्टोरिंग एनर्जी होती है, केवल ये रिस्टोर करने का काम करती है। मतलब आप द्विध्रुव को कैसा भी किसी भी स्थिति में किसी भी विन्यास में लाके छोड़ दीजिए, वैद्युत क्षेत्र उसको जैसे आप अपना हाथ हटाएंगे, जैसे आप अपना बल हटाएंगे, वैसे ही वैद्युत क्षेत्र इसको घुमा के क्या कर देगा, इसको बिल्कुल अपनी सीध में कर लेगा। यानी आप ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, ये इसको घुमा लेगा, अपनी दिशा में कर लेगा, ताकि P की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए, थीटा इक्वल 0 हो जाए, वही होती है स्थायी संतुलन की अवस्था, ठीक। लेकिन हमें पता है कि किसी भी कोण थीटा विन्यास के किसी भी थीटा कोण वाले विन्यास पर स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है, U थीटा इक्वल -PE cos थीटा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं सारी वैल्यूज और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। U थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, -Q इंटू 12 और ये बन जाएगा E, ठीक है, ये बन जाएगा E और cos थीटा। चलिए भाई अब यहां पे वैल्यू पुट करिए। यहां पे देखिए हमें केवल परिमाण रखना है, ठीक है, दोनों आवेश एक जैसे हैं, परिमाण ही रखना है केवल। कितना है, ये हो जाएगा 10 की पावर -6, क्योंकि 1 इंटू 10 की पावर -6 लिखे हैं, 10 की पावर -6 बात तो एक ही है, ठीक है। और 12 कितना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, जिसे द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो 2 सेंटीमीटर दी है, कोई बात नहीं, हम इसे अपने हिसाब से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होता है, ठीक है। ओके, और बाहर अब E का मान रखना है, E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, थीटा कितना बोला है, बोल रहे हैं स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन के लिए थीटा इक्वल कितना होता है, 0, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, स्थायी संतुलन के लिए थीटा इक्वल 0, ठीक है। तो यहां पे हम थीटा इक्वल 0 पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए। cos 0 कितना होता है, cos 0 होगा 1, और सब चीजों को कैलकुलेट कर लीजिए। U थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, -2 इंटू 10⁻⁻8 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, ठीक है। और एनर्जी है तो जूल में आएगा आंसर, ठीक है। तो इतना आंसर आएगा इसका, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट का।
अब आइए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए थर्ड पार्ट पढ़िए। द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? भाई स्थायी स्थिति क्या थी? स्थायी स्थिति इसकी ये वाली थी जब P और E के बीच का कोण 0 था। जब हमने इसको स्थायी स्थिति से 180 घुमाया, चाहे आप इसको ऐसे घुमाइए चाहे आप इसको ऐसे घुमाइए, लेकिन जब आप इसको 180 एंगल से घुमा देंगे तो P और E के बीच का एंगल अब 0 नहीं रहा, कितना हो गया? 180 हो गया। और यही अवस्था जब P और E के बीच का एंगल 180 होता है उसे बोलते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है। आपको सीधे सीधे ये नहीं बोल रहे हैं कि स्थायी अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था या अस्थायी संतुलन की अवस्था, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 घुमाने पर, मतलब तो आप वहीं जाएंगे ना, वहीं पे आ जाएंगे अस्थायी संतुलन की अवस्था में। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट उसके लिए बात करते हैं। कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि किसी कोण थीटा पर अभिविन्यासित द्विध्रुव के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है? U थीटा इक्वल माइनस का P डॉट ई। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा U थीटा इक्वल माइनस का P E cos थीटा। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं आगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस Q इंटू 12 इंटू E और ये हो गया cos थीटा। थीटा भाई कितना है? थीटा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि स्थायी संतुलन की अवस्था में वो 0 कोण बना रहा था, 180 घुमा दिया तो अब कितना बना रहा होगा? 180 बना रहा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अस्थायी संतुलन के लिए थीटा 180 होता है। ठीक, अस्थायी संतुलन के लिए थीटा इक्वल 180 होता है। यहाँ पे भाई cos 180 कितना होता है? -1, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, खैर वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। Q की वैल्यू रखिए 10⁻⁻⁶, E की 12 की वैल्यू वही है 2 इंटू 10⁻⁻3 -2। E की वैल्यू कितनी है? 10⁵ और cos थीटा की cos 180 कितना होता है? -1। इसको सबको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 2 इंटू 10⁻⁻628 और ये माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और ऊर्जा है तो मात्रक तो जूल होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ 180 डिग्री पर ऊर्जा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? cos 180, मतलब cos थीटा नहीं चलेगा, यहां से हम लिखने लगेंगे cos U 180 का मतलब 180 एंगल पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया आपके थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक कार्य। ठीक है, देखिए दोस्तों, आवश्यक कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे आपको स्थितिज ऊर्जाएं निकालनी होगी। पहली स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तब जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में था, यानी कि थीटा बराबर 0 था, तब आप इसकी एक ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसको 90 डिग्री से घुमा देंगे। ठीक, 90 डिग्री से घुमा दिया तो कितनी ऊर्जा है वो निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो जो ऊर्जाओं का अंतर आएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था तो कितनी ऊर्जा थी, 90 डिग्री से घुमा दिया तो कितनी ऊर्जा है, दोनों ऊर्जाओं का अंतर निकाल लेंगे और बस जितना अंतर ही आएगा यही अंतर जो है वो कार्य के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो आप इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है W इक्वल माइनस का P डॉट E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, तो पहले क्षेत्र की दिशा में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो U थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का P E cos थीटा अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला तो यही है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे U 0, क्योंकि 0 क्षेत्र की दिशा मतलब P और E सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल कितना हो जाएगा भाई 0। ठीक है, चलिए P की वैल्यू, P की जगह रख सकते हैं हम लोग Q इंटू 12, और जैसे पहले किया था Q कितना है 10⁻⁻6 और 12 कितना है, 12 है 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और E कितना है, E है 10⁻5। ठीक है, 10⁻5 इंटू, अच्छा, और cos थीटा, थीटा कितना होगा, यहाँ पे क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा U0, मतलब क्षेत्र की दिशा में कितना आंसर आ रहा है, ये आएगा माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻8 सॉरी -3। ठीक है, चलिए जूल। ठीक है, अब क्षेत्र से 90 डिग्री घुमाने में या 90 डिग्री थीटा बराबर 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा U90 इक्वल कितना हो जाएगा, ये cos 90 दोस्तों 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब किया गया कार्य निकालना है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, किया गया कार्य ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। अब ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन निकालना है, चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, इससे मतलब नहीं है। परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब यहाँ पे ऊर्जाओं का ही तो अंतर निकालना है, तो अंतिम स्थिति में ऊर्जा कितनी है? अंतिम स्थिति मतलब जब हमने उसे 90 डिग्री से घुमा दिया तो ऊर्जा है 0, ये अंतिम ऊर्जा है। प्रारंभिक ऊर्जा ये है, दोनों को माइनस कर लीजिए, ठीक है। किया गया कार्य W इज इक्वल टू अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। वो बात अलग है कि अंतिम ऊर्जा यहाँ पे कितनी है? U90, ठीक है। प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है? U0। सॉल्व कर लीजिए आप इसे, कितना आ जाएगा? W इक्वल कितना? ये हो जाएगा 0 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस में 2 इंटू 10⁻³ ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और कितना आएगा? ये आएगा 2 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक। चलिए, तो ये हो गए चारों पार्ट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आपको अगर याद होगा तो मैंने पहले चैप्टर में क्वेश्चन कराया हुआ भी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमको करना क्या है? इसमें हमको इसको सॉल्व करना है और फिर किसी एक ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है, कि जो सही है, ठीक, वो हमारा एज आंसर कंसिडर किया जाएगा, ठीक। चलिए, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पूरा बिल्कुल एकदम ब्यौरा नहीं लिखना होता है, शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट हैंड नोटेशन अपने समझने के लिए और फटाफट करके कैलकुलेट करके इस पर टिक करना होता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आते हैं उसमें स्पीड मांगी जाती है, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है, आपको दो बिंदु आवेश हैं, ठीक, पहले वायु में रखे हैं। आपको पता है ना, अगर दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से वायु में रखे, मान लीजिए पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। इतनी बात समझ में आ गई? तो कूलाम ने क्या कहा था? कूलाम ने कहा था अगर इनके बीच माध्यम है वायु, तो अगर इनके बीच माध्यम है वायु तो लगने वाला बल कितना होगा? वायु को मैं एयर लिख दे रहा हूं, ठीक है, एयर कितना? एयर में फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन में दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक। अच्छा, ये तो तब बल लगेगा जब दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं होगा, तो भैया वायु होगी या वायु भी नहीं होगी तो निर्वात तो होगा, बिल्कुल। तो वायु या निर्वात वाले माध्यम के लिए K बराबर 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ जो K आ रहा था उस K की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है, तो वो डिसअपेयर हो गया है, गायब हो गया है, ठीक है। ये तो एयर की बात हो गई। इसी तरह से अगर हम मीडियम के लिए निकालेंगे तो F मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी उस माध्यम का परावैद्युत नियतांक K है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। चलिए, अब मुझे करना क्या? मुझे केवल दोनों को डिवाइड ही करना है। फर्स्ट इक्वेशन 1 को डिवाइड करिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। चलिए, अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा F एयर डिवाइडेड बाय F मीडियम इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा F एयर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। अब मैं मीडियम की वैल्यू नीचे रखी, F मीडियम कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन में R²। देखिए, काफी कुछ सभी सेम है बस सिवाय K के, ये पूरा कटेगा और फाइनल कितना आएगा? F एयर अपॉन F मीडियम। F एयर का मतलब, F मतलब फोर्स, A मतलब एयर, मतलब जब एयर है एयर मीडियम में लगने वाला फोर्स। F मीडियम मतलब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी भी परावैद्युत माध्यम में लगने वाला बल, ठीक है। चलिए, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा K अपॉन 1, यानी आप इसे बोल सकते हो। देखिए, दोनों में अनुपात पूछा है, आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों? किसको ऊपर रख के, कौन सी समीकरण को ऊपर रखना है, कौन सी समीकरण को नीचे रखना है, नहीं पता तो ध्यान दीजिए। पहले किसके बारे में बोल रहे हैं? पहले हम वायु के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी F एयर यानी वायु माध्यम में लगने वाला बल ऊपर रहेगा, और बाद में बात कर रहे हैं परावैद्युत माध्यम की, तो परावैद्युत माध्यम का बल नीचे रहेगा, और F एयर अपॉन F मीडियम करेंगे, इतना आएगा, ठीक है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि F एयर इज टू F मीडियम, एयर इज टू F मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K/1, ठीक है। चलिए, ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये वाला ऑप्शन ना, ये देखिए, ठीक है,
इसी तरह से करना होता है। ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगेगा, और वैसे भी फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने डायरेक्ट ये सॉल्व करके बताया हुआ है, ठीक है, कि इनका रेशियो इतना आता है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर को हिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसमें देखिए हमको करना क्या है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहले हम बोल रहे हैं किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक या कुचालक। और कुचालक को ही हम लोग माध्यम दोस्तों जैसे हम जानते हैं माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। दोस्तों कुचालक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक को ही हम लोग बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। और परावैद्युत पदार्थ के लिए आप एक चीज गौर कर लीजिए दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ के लिए K का मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता ना 1 हो सकता है, ठीक है। हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, कभी भी 1 से कम नहीं, 1 से कम किसी भी माध्यम का हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ वो बात सच है कि कुछ माध्यम मतलब आप जब आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक जो होता है वो इमेजिनरी भी हो सकता है। लेकिन मेरा यहाँ अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आप केवल दिमाग में इतना रखना है कि K का मान परावैद्युत पदार्थ के लिए K का मान यानी परावैद्युत नियतांक K का मान जो होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। किसके लिए, अचालकों के लिए या परावैद्युत पदार्थों के लिए, ठीक है। अब इसको देखिए कौन 1 से ज्यादा है, -1 1 से छोटा होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। 0 भी 1 से छोटा होता है, ये भी गलत हो गया। 0.5 भी 1 से छोटा होता है, गलत हो गया। कौन सा आंसर सही होगा, केवल ये वाला, ठीक। क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के लिए K का मान कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। भैया न्यूटन पर कूलाम है, बिल्कुल है। कैसे, E इज इक्वल टू कितना आता है, F अपॉन Q ना। तो यहां से देखिए F मतलब न्यूटन, Q मतलब कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे आइए, इसको मैं बाद में चेक करूंगा, ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक। अच्छा अब ये है जूल पर कूलाम और ये है जूल पर कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं हो सकता, बोल रहा है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है V बराबर E बराबर V अपॉन D, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां से देखिए, ये V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V को हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन Q, ठीक है, अपॉन में D। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा W अपॉन Q इंटू D, ठीक है। और W का मान कितना होता है, जूल, ठीक है, कार्य है ना, इसका मात्रक कितना होगा, जूल, और इसका मात्रक कितना होगा, Q इंटू डी। Q है आवेश, D है क्या, D है दूरी। चलिए ये जो दिखा है ना दोस्तों, इसको देखिए, ये वाला भी इसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक ये भी निकल आया, जूल पर कूलाम इंटू मीटर। लेकिन ये इसका मात्रक नहीं है, जूल पर कूलाम इसका मात्रक नहीं है। यानी पूछ रहा था कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो नहीं है वो लगाना है, यानी ये वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, उतनी रहेगी या शून्य हो जाएगी। आपके लिए एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। कभी भी आप ऐसा समझिए, कोई भी आवेश हो, कुछ भी हो, कोई सा भी आप काम करें, जब भी आप किसी काम करने में अगर आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, समझ लीजिएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही होगी, ठीक है। आप खुद जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर फिर भी आप बाय फोर्स उसको प्रेशराइज करके एक दूसरे के करीब लाएंगे और उनके बीच में लगातार प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो करीब आएंगे उनका प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप उनको पास लाएंगे आपकी अपनी ऊर्जा खर्च होगी, आप अपनी ताकत खर्च करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, और जितना कार्य आप करेंगे उतना कार्य क्या होगा, निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो वही बात है ना, संचित हो गया मतलब इकट्ठा हो गया। तो पहले जितनी ऊर्जा थी अब ऊर्जा उससे बढ़ गई, ठीक है, वही बात तो बोल रहे हैं, यानी क्या होगा, बढ़ेगी हमेशा ऊर्जा। हाँ दोस्तों, अगर एक प्रोटॉन होता और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पास लाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन की ओर लाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को रख दीजिए, दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके अपने एक दूसरे के पास अब खुद ब खुद आ जाएंगे, आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो अगर एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, सॉरी एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ऊर्जा घटेगी, ठीक है।
चलिए, लेकिन यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन थे इसलिए बढ़ रही है। ठीक, शॉर्टकट मेथड है, जहां कार्य हमको करना पड़े, समझ लीजिए ऊर्जा बढ़ गई। ओके दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगने हेतु कितनी तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र लगाना होगा। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आपको पता है, सपोज करिए अभी भूल जाइए कोई प्लेट वगैरह भी है। ठीक है, ये प्रोटॉन रखा है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस ई का। ठीक है, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई का। ठीक, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मूल आवेश है। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज है, वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ओके भाई, कोई भी वस्तु हो, द्रव्यमान कम हो चाहे ज्यादा हो, द्रव्यमान कम है भार भी कम होगा, द्रव्यमान ज्यादा है भार भी ज्यादा होगा। ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, वो बात मैटर नहीं करती। लेकिन जो भार होता है दोस्तों किसी भी वस्तु का, वो हमेशा नीचे की ओर ही कार्य करता है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है m, तो भार कितना होगा mg। ठीक, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो मैं यहाँ पे m के नीचे छोटा सा p लिख दे रहा हूं, ताकि आपको पहचान में आए कि भाई बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है mp। ठीक, ओके, चलिए अब बात करते हैं, प्रोटॉन पे बल लग रहा है नीचे की ओर, प्रोटॉन का भार लग रहा है नीचे की ओर। अब यहाँ पे हमें इतना ही हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है। यहाँ पे मैं उसको संतुलित करना चाह रहा हूं। संतुलित करने के लिए क्या करना होगा भाई, अगर इसका भार इसे नीचे की ओर खींच रहा है, तो मुझे इस पर कोई भी बल, लेकिन ऐसा बल लगाना होगा जो mg के बराबर हो, क्योंकि mpg के बराबर जो फोर्स होगा वो ऊपर की ओर लगेगा, और नीचे की ओर लगने वाला बल, मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले भार के अगर बराबर हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और ये जो प्रोटॉन है वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, खैर अब इस पर प्रोटॉन पर ऊपर की ओर बल लगाना है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, तो निगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होगा। देखिए ऊपर वाली प्लेट निगेटिव बना दी मैंने, और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव बना दी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रोटॉन पर कार्यरत वैद्युत बल इज इक्वल टू प्रोटॉन का भार। चलिए, प्रोटॉन पर कार्यरत वैद्युत बल कितना होगा, E इंटू स्मॉल ई, क्योंकि F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है Q इंटू ई। Q क्या होता है, कण का आवेश, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश प्लस ई होता है, तो Q की जगह पे हमने सिंपली E रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, चलिए प्रोटॉन का भार, भाई किसी भी वस्तु का भार होता है m, अगर द्रव्यमान m है तो भार होता है mg, लेकिन यहाँ प्रोटॉन की बात हो रही है, हम समझ पाए कि ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, इसलिए यहाँ पे m के पास छोटा सा p लिख दिया। mp मतलब प्रोटॉन का मास। ठीक है, m फॉर मास, mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अब E की वैल्यू निकालनी, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mpg अपॉन में स्मॉल ई। ठीक, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान याद कर लीजिएगा, और g की वैल्यू कितनी है 9.8 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने बाद जो रिजल्ट आएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻⁷। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, मात्रक वोल्ट पर मीटर हो सकता है, मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही सही हैं, आपकी इच्छा। और अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था जूल पर कूलाम इंटू मीटर भी था। ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।